हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने एक टाइप का प्रोडक्ट देखा था जो था हमारा स्केलर प्रोडक्ट, है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा कि आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, अब हम उसी का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में आपको ये बताया था वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट थे। एक था हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, है ना, और एक था वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट हमें कहाँ कहाँ पे यूज करना और कैसे यूज करना, ये मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। और एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आप करोगे तो आपको समझ में आ जाए कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं ठीक है, तो जैसा हमें नाम से सजेस्ट हो रहा है कि ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, है कि नहीं। तो जब हम वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो जैसा कि नाम से सजेशन है कि वेक्टर क्या होगा, इसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो पहली चीज। और दूसरी चीज, इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम 1 into 2 और 1 × 2 भी लिखते थे बचपन में, है ना। तो इसको हम पर्टिकुलरली वेक्टर में डॉट बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास दो वेक्टर है A क्रॉस B, ठीक है, तो हमें ये A क्रॉस B क्या है, एक प्रोडक्ट है। और ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये वेक्टर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें ये समझना है कि A क्रॉस B क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमेशा आपको क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी देगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये समझ में आ गया हमें। अब दूसरी चीज इसमें ये है कि अगर ये, इसी का दूसरा नेम क्या है, इसी का दूसरा नेम है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नाम पड़ा, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखो क्रॉस यूज हुआ है इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहे हैं, है ना। तो इसी का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब एक बात जो यहाँ पे जो आपको समझने वाली चीज है कि हमारे पास वेक्टर है A और B। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है ना। और उस डेफिनेशन के बेसिस पे हम फिर आगे का वो देखेंगे उसमें क्या क्या चीजें निकल के आती है। तो डेफिनेशन यहाँ पे इस तरीके से, जैसे हमने लास्ट क्लास में A.B को डिफाइन किया था, याद होगा आपको। A.B की स्केल होता है मॉड A मॉड B कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A मॉड B, और यहाँ पे हम साइन थीटा यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, जस्ट अभी फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि A क्रॉस B क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें ये पता है कि ये क्या मिलने वाला है, वेक्टर मिलने वाला है। लेकिन राइट हैंड साइड में देखो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या वेक्टर किसी स्केलर के इक्वल हो सकता है क्या, वेक्टर किसी स्केलर के इक्वल नहीं हो सकता, है ना। तो हमें क्या करना होगा, राइट हैंड साइड को भी वेक्टर बनाना होगा, है ना। तो यहां पे हम इसको हम एक वेक्टर n कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। n कैप हमने इसलिए लिया, है ना, और एक वेक्टर मैंने इसलिए लिया तो ताकि हम ये बोल सकें कि ये भी एक वेक्टर है, तो ये कंप्लीट राइट हैंड साइड में भी क्या है, एक वेक्टर है। अब मैंने n कैप ही क्यों लिया, हमें पता है कि अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर हो तो उसमें हम किसी भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके उसको उतने मैग्नीट्यूड का बना सकते हैं, है ना। तो ये मैंने n कैप ले लिया। ठीक है, तो n कैप क्या है, n कैप के बारे में लिख लो दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर।
अब पहली चीज ए क्रॉस बी होगा, है ना। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किस तरफ होगा, देखो। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, है ना, ए डॉट बी में मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। यहाँ पे हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा, याद है। तो ए क्रॉस बी का अगर मैं ए क्रॉस बी का पहले मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, क्या है, मॉड ए मॉड बी, है ना, साइन थीटा, और यहाँ पे एक एन कैप वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ मॉड लूंगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ मैंने मॉड लिया, है ना, तो इस तरफ भी मॉड लेना पड़ेगा। और इस तरफ मॉड में देखोगे कि ये क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो इसको मॉड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस मॉड को हटा के मुझे वेक्टर पे ही मॉड लगाना है और इस मॉड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है ना। तो यहां से देखो ए क्रॉस बी का मॉड क्या होगा एक्चुअली में, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये इसका मॉड की वैल्यू है, क्लियर है। हमारे पास डॉट की वैल्यू इस टाइप की थी ए डॉट बी, लेकिन यहाँ पे कहीं मॉड यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे मॉड हमें इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज तो हमें ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है कि क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, है ना। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप डिफाइन करोगे आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पता होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किस तरफ होगा, है ना। तो ये चीज, ये वाला पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी का हमें डायरेक्शन किस तरफ मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ, लिख लो, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो ये जो एन कैप हमने एज्यूम किया है, एन कैप हमारा क्या है, एक यूनिट वेक्टर है ना। तो यूनिट वेक्टर है जिसका भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, तो इसका किसका डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, अलोंग परपेंडिकुलर टू, अलोंग परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, है ना। तो ए आपका एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर तो है ही, लेकिन परपेंडिकुलर टू बोथ है, ठीक है। तो देखो इसमें डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डायरेक्शन किस तरफ होगा। जैसे देखो इस फिगर को आप ध्यान से देखो, इस फिगर को आप ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है ए और बी। तो मैंने यहाँ पे वेक्टर ले लिया ए और बी, हमें ए और बी में क्रॉस निकालना है, क्लियर है। तो हमें करना क्या है कि आपको सिंपली पहले एक वेक्टर ए प्लॉट करो, है ना, एक वेक्टर बी प्लॉट करो, ठीक है। तो जैसे आपका ए क्रॉस बी डिफाइन हुआ, ए क्रॉस बी किस तरीके से डिफाइन किया हमने, डेफिनेशन देखो, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो यहाँ पे जो थीटा होगा, है ना, मॉड ए मॉड बी पता है, थीटा कौन सा थीटा होगा, यही वाला थीटा होगा, है ना। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू है। अब देखो अगर हमें क्रॉस निकालना है तो हम कैसे क्रॉस निकालेंगे, तो ये आपको राइट हैंड थंब रूल हमें यहाँ पे यूज करना है ना। तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या यूज करना है, फॉर डायरेक्शन के लिए हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर डायरेक्शन यूज राइट हैंड थंब रूल, है ना। ऑलरेडी आप ये रूल पढ़ चुके होंगे, फिजिक्स में आपने 2-3 जगह पे यूज किया होगा। इस वाले में क्या बोलता है कि जैसे आपको ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो यहाँ पे इस हैंड में देखो, ये मेरे पास थंब का डायरेक्शन है कि नहीं, और ये मेरे पास बाकी फिंगर का डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो आप
ए के अलोंग क्या करोगे, है ना, इसको मैं एफ से डिनोट करना और इसको मैं टी से डिनोट करना, है ना। ये हमारे पास रेस्ट फिंगर है और ये मेरे पास थंब है। तो आप क्या करोगे, पहले जिसको जिसके साथ क्रॉस करना है ना, जिसका जिसके साथ क्रॉस करना है, तो ए का बी के साथ क्रॉस करना है, तो मैं ए के अलोंग क्या लगाऊंगा, अपना सारे फिंगर को रखूंगा, है ना। तो इस वाले फिंगर को मैं यहां पे रखूंगा और एंगल देखो मेरा, हमें ए क्रॉस बी निकालना है, यानी हमें ए से बी की तरफ जाना है। तो अपने फिंगर को आप रेस्ट फिंगर जो इसको कर्ल करोगे इस तरीके से, है ना। तो ये कर्ल का डायरेक्शन किस तरफ होगा, जिस तरफ आपका ये थीटा दिख रहा है, ठीक है, जिस तरफ आपका ये थीटा दिख रहा है उसी डायरेक्शन में आपको कर्ल करना है। और जिस डायरेक्शन में आपका थंब जाएगा यही आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है। जैसे मान लो अगर मैं इस फिगर में आपको समझाऊं, तो इस फिगर में मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर मैंने इस डायरेक्शन में ए ले लिया, ठीक है, और इस डायरेक्शन में मैंने मान लो, या किसी और डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मान लो मैंने बी ले लिया, ठीक है। अब देखो इस दोनों के बीच में एंगल ये थीटा है, ठीक है, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालना है तो मैंने क्या किया, फिंगर को ए के अलोंग रखा और थीटा जिस तरफ मूव, बी जिस तरफ है उस तरफ अपने फिंगर को क्रॉस किया, है ना। तो फिंगर को क्रॉस करने पे देखो थंब का डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब इन दोनों का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और यहाँ पे जो हमने एन कैप लगाया था, याद होगा एन कैप, तो एन कैप का डायरेक्शन भी किस तरफ होगा, अलोंग थंब ही होगा, है ना। वेक्टर तो यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो इसका 1 होगा, लेकिन जो उसका डायरेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। क्लियर है। तो आपको अब डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा। और या नहीं तो आप ये स्क्रू वाला लॉ भी यूज कर सकते हो, है ना। स्क्रू में जिस तरीके से आप इसको रोटेट करते हो तो ये स्क्रू ऊपर की तरफ मूव करेगा, है ना। तो अगर ये इस तरफ रोटेट होगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वही रूल है, लेकिन आप ये राइट हैंड थंब रूल याद रखो। हमें करना क्या, ये समझ में आ गया आपको, कि हमें जिससे जिसके, अब सोचो कि इसी में अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना होता तो हम अपने फिंगर को किसके अलोंग रखते, बी के अलोंग रखते, है ना, और ए की तरफ मूव कराते। तो जब इस तरीके से आप मूव कराओगे तो क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। इसको देखो मैं यहाँ पे एक और फिगर बना के आपको शो कर रहा हूं। मान लो मेरे पास एक फिगर है ये वाला, ठीक है, ये मेरे पास एक फिगर है और ये मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है, ठीक है। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। अब देखो इसके बीच में एंगल ये थीटा है। मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं निकालना चाह रहा हूं ए क्रॉस बी वेक्टर है ना। तो वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ हुआ, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमें निकालना पता है ना, मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं पता। तो डायरेक्शन में क्या करेंगे, इस ए वेक्टर की तरफ आप सारे फिंगर को रखोगे, ठीक है, और इसको आप कर्ल करोगे किस तरफ, बी की तरफ, और मूव किस तरफ करोगे, बी की तरफ, है ना। तो बी की तरफ मूव करोगे तो आप डायरेक्शन देखोगे, आपका जो थंब है वो थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है, ध्यान देके देखो, आप खुद से ट्राई करके देखो, आपका जो थंब है वो इस डायरेक्शन में आएगा, है कि नहीं। यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किस तरफ है, इसी तरफ है, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन में, अगर मान लो मैं सेम फिगर ड्रॉ करता हूं और मैं अब आपको बी क्रॉस ए निकालने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है, बी क्रॉस ए में निकाल रहा हूं। तो अब मैं बी क्रॉस ए निकालना चाह रहा हूं। तो बी क्रॉस ए अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, सारे फिंगर को बी की तरफ रखेंगे और एंगल ये थीटा है तो इसको अब किस तरफ मूव करना पड़ेगा, ए की तरफ, है ना। तो आप देखोगे कि थंब का डायरेक्शन किस तरफ आएगा, थंब का डायरेक्शन आपका नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो आप अगर इसको इस तरीके से सोचो कि ये दोनों आपका एक प्लेन हो गया, ठीक ना। ये देखो ये आपका एक अगर प्लेन है, अगर आप इसको प्लेन की तरह सोच पा रहे हो, देखो मैं फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। ये देखो क्या आप ये देख पा रहे हो कि ये जो दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहा है। दो वेक्टर होगा तो वो हमेशा क्या होगा, सेम प्लेन में लाई करेगा। क्लियर है। तो ये देखो ये सेम प्लेन में लाई कर रहा है। और इस तरीके से समझ लो कि ये मेरे पास एक टेबल है ना। इस टेबल पे आपके पास दो वेक्टर है,
ठीक है, इस टेबल पे आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है। और जब हम इसके क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये टेबल से ऊपर की तरफ मूव करेगा, है कि नहीं, ये टेबल से ऊपर की तरफ मूव करेगा। और B क्रॉस A कैलकुलेट करोगे तो टेबल से नीचे की तरफ मूव करेगा, है कि नहीं। तो आपको ये 2 चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। तो इसी को हम लोग पॉइंट बना के भी लिख लेते हैं, है ना। तो यही चीज मैंने यहाँ पे आपको बताया कि देखो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होता है, ये देखो डायरेक्शन जो लिखा हुआ है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू A एंड B बोथ, यानी A क्रॉस B जो है, ये जो आपका A क्रॉस B है, ये A क्रॉस B किसके परपेंडिकुलर होगा, B के भी परपेंडिकुलर होगा। और यही A क्रॉस B किसके परपेंडिकुलर होगा, A के भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस डिस्कशन से जो एक बात और निकल के सामने आई वो ये है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या कभी इक्वल हो पाएगा, ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड बाय दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो रहा है ना। यहाँ पे आप देखो ये A क्रॉस B का डायरेक्शन है और ये आपके पास B क्रॉस A का डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस दोनों को इक्वल करना है तो हमें क्या करना होगा, और दोनों में रिलेशन क्या होगा, दोनों में रिलेशन ये हो जाएगा कि एक दूसरे का माइनस टाइम्स होगा, है ना। तो आप माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रिवर्ट होके इस डायरेक्शन में आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये अगर आपको इक्वल लिखना है तो आपको एक्चुअली में लिखना क्या पड़ेगा, A क्रॉस B इक्वल टू माइनस टाइम्स B क्रॉस A, ठीक है। तो यहां पे आपको ये 2 चीजें समझ में आई कि कैसे हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करना है और कैसे हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ना, इजी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि मान लो अब हमें, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमने डिफाइन कर लिया है ना, हमने डेफिनेशन देख लिया है कि डेफिनेशन मेरा किस टाइप का है। तो डेफिनेशन क्या होता है, A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना। और एन कैप का डायरेक्शन किस तरफ होगा, एन कैप आपका परपेंडिकुलर टू A एंड B बोथ, है ना। तो A और B के दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 कर देता हूं, है ना, तो पहला कंडीशन यहां पे आता है इफ थीटा इक्वल टू 0। अगर थीटा इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, क्लियर है। और A क्रॉस B 0 होने का मतलब क्या हो गया कि थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है ना। और थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब A और B क्या होगा, A एंड B आर कोलिनियर। याद है, अगर 2 वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री या 180 डिग्री कुछ भी हो, है ना। तो A और B क्या बन जाएगा, कोलिनियर बन जाएगा, है ना। और अगर A और B कोलिनियर है तो आपको मैंने कोलिनियर का एक कंडीशन याद करवाया था, है ना। जब हम लोग वेक्टर्स के टाइप पढ़ रहे थे तो वहां पे जो कोलिनियर वाला पार्ट था वहां पे एक टर्म आया था और वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी आया था, है ना। तो अगर 2 वेक्टर कोलिनियर होता है तो एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल्स के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि चेक करो कि A और B कोलिनियर है कि नहीं, है ना। तो अगर A और B कोलिनियर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, A क्रॉस B इक्वल टू 0 कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन हम A क्रॉस B इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, ये वाला पार्ट यूज करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे वो मैं भी आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 0 होगी या पाई होगी, दोनों के केस में आपका ये कोलिनियर ही कहलाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाती है तो A डॉट बी किसके इक्वल, सॉरी A क्रॉस B किसके इक्वल होगा, है ना। थीटा इक्वल टू 90 के केस में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इफ थीटा इक्वल टू 90 तो देखो A क्रॉस B की वैल्यू हम क्या बोल पाएंगे, मॉड A मॉड B इंटू एन कैप, है ना। लेकिन हमें ये पता है, आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर A और B
है ना। और अगर मैं इसका मॉड ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मॉड ए मॉड बी, है ना, क्योंकि एन कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि अगर थीटा की वैल्यू अगर आपको 90 दिखाई पड़े तो हमें करना क्या है, हमें डॉट प्रोडक्ट यूज करना है और कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना है ना, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे भी हम कंडीशन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमारे पास हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब देखो आपके पास फिर से वही चीज है कि अगर मैं आपको आई जे के टर्म्स में अगर आपको मैं लिख के बताऊं कि क्या होगा। ठीक है, तो मान लो मेरे पास मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरफ है, तो ये मैंने x ले लिया, ये मैंने y ले लिया, ये मैंने z ले लिया। ठीक है, हर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर पता है। तो x के अलोंग क्या होता है, i कैप, y के अलोंग j कैप और z के अलोंग k कैप होता है ना। तो ये हमने पहले क्लासेस में किया हुआ है। अब अगर ये i j k कैप लिखा हुआ है, तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं i को i के साथ क्रॉस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, या मैं j को j के साथ क्रॉस कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, या k को k के साथ क्रॉस कर दूं तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखो जस्ट अभी ऊपर हमने किया है कि मेरे पास अगर एंगल है ना, अगर i को i से हम क्रॉस कर रहे हैं, है ना, अगर मैं i को i के साथ क्रॉस कर रहा हूं तो क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखो i को i से करेंगे तो यानी दोनों सेम डायरेक्शन में तो एंगल 0 हो गया, और एंगल 0 हो जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो ये पहला वाला तो i क्रॉस i 0 हो जाएगा, है ना, j क्रॉस j भी 0 हो जाएगा, और k क्रॉस k भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में जब हम लोग डॉट कर रहे थे तो डॉट को सेम i को i के साथ डॉट करते थे तो क्या मिलता था, 1 मिलता था, याद है। वैसे ही अगर मैं दूसरे के साथ क्रॉस करता हूं, i को j के साथ क्रॉस करता हूं, ठीक है, j को k के साथ क्रॉस कर रहा हूं, k को i के साथ क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है, j को i के साथ क्रॉस कर रहा हूं, तो क्या होगा। तो देखो i को j के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, हमें पता है कि i क्रॉस j क्या देता है, एक वेक्टर देता है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो मेरे पास एक ये है और एक ये है, इस दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, के कैप। दिख रहा है क्या, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, के कैप है। तो i क्रॉस j एक्चुअली में किसके इक्वल होगा, i क्रॉस j के कैप के इक्वल होगा, है ना। लेकिन इस तरीके से हम इसको याद नहीं रखेंगे, इसको याद रखने का एक इजी सा तरीका है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं ये सर्कल वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, और यहाँ पे आप आई जे के लिख दो, सर्कल में 3 पॉइंट पे कहीं पे भी आप आई जे के लिख दो। अब देखो ये एरो बता रहा है आपका डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे तो हम नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो देखो मैं i के साथ j का क्रॉस निकाल रहा हूं, यानी i क्रॉस j, नेक्स्ट क्या मिलेगा, k कैप। इजी है। अगर मुझे j क्रॉस k निकालना है तो j क्रॉस k हमें क्या देगा, नेक्स्ट वाला i कैप। k क्रॉस i हमें क्या देगा, j कैप। ठीक है, j क्रॉस i देखो j क्रॉस i तो हमें k मिलेगा, लेकिन देखो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो हम क्या लिखेंगे, माइनस k कैप। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी सारा भी निकाल सकते हो, k क्रॉस j भी निकाल सकते हो और i क्रॉस k भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इन सब में इसमें माइनस j हो जाएगा, इसमें माइनस i हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर के टर्म में हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। साथ ही अब हम नेक्स्ट वाला आ जाते हैं कि अगर मान लो, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो गिवन होगा वो किस फॉर्मेट में गिवन होगा, वो गिवन होगा आई जे के फॉर्मेट में। तो ए वेक्टर को अगर मैं a1i प्लस a2j प्लस a3k एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, बी वेक्टर को मैं b1i प्लस b2j प्लस b3k एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, अगर मैं ये एज्यूम कर ले रहा हूं
और अगर मुझे अब ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। तो ए क्रॉस बी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, वही मेथड जो हमने प्रीवियस वाले पार्ट में किया था। दोनों वेक्टर को आप आमने सामने लिख लो, ठीक है, लेकिन बीच में यहाँ पे क्रॉस लगाना होगा, क्योंकि पिछले वाले में मैंने डॉट लगाया था, याद होगा, सेम उसी तरीके से किया था। और अब हमें करना क्या होगा, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं a1 को, देखो a1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a1 b1 तो हो जाएगा, लेकिन i क्रॉस i है ना, ये देखो यहाँ भी i है, यहाँ भी i है, तो दोनों का क्रॉस हमें क्या दे देगा, 0 दे देगा, है कि नहीं। तो पहला वाला टर्म तो हमारा 0 हो गया। फिर हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, a1 b2 और यहाँ पे देखो i क्रॉस j हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट i के साथ k को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस a1 b3 i क्रॉस k, ठीक है। और इसी तरीके से आप हर एक टर्म को इंडिविजुअल टर्म को मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, ठीक है। यहां पे देखो i क्रॉस j क्या दे देगा, k कैप, i क्रॉस k क्या दे देगा, माइनस j कैप, है ना। ऐसे ही आपको हर एक टर्म यहाँ पे i j k का टर्म आपको मिलता जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेशन कितना लेंदी हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसी चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, है ना, ये मेथड भी है लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है, तो हम इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो a क्रॉस b जो होगा, a क्रॉस b को हम लोग डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां से भी जो आंसर आता है वही आंसर यहां से भी आता है ना। तो चीजें एक ही है, बस हमें डिटर्मिनेंट मेथड यूज करना है, क्योंकि ये याद रखना भी इजी है और सिंपली हम लोग कर सकते हैं। पहले रो में हम क्या लेंगे, आई जे के कॉम्पोनेंट लेंगे, है ना। तो आई कैप जे कैप के कैप लिया। उसके बाद सेकेंड रो में हम पहले वाले का सारा कंपोनेंट लिखेंगे। तो इसका a1 है, इसका a2 है, इसका a3 है। थर्ड रो में इसका वाला हम कंपोनेंट लिखेंगे, ये क्या होगा, b1 b2 b3, क्लियर है। और डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ओपन कर देना है। किसके अबाउट ओपन करना है, हमेशा फर्स्ट रो के अबाउट ही ओपन करना, ठीक है। और इसमें और कोई रो के अबाउट हम ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो किसके अबाउट ओपन करेंगे, फर्स्ट रो के अबाउट। तो देखो फर्स्ट रो के अबाउट ओपन करोगे तो क्या होगा, ये होगा, ये इस तरीके से कैंसिल होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस टाइम्स ये, ठीक है। तो ये देखो a2 b3 माइनस a3 b2 और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, आई कैप, दिख रहा है। वैसे ही सेकंड वाले के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस आता है, याद होगा आपको, a1 b3 माइनस b1 a3 और ये क्या हो जाएगा आपका j कैप। और वैसे ही थर्ड वाला जब करेंगे k के साथ तो ये कितना होगा, प्लस टाइम्स a1 b2 प्लस a2 b1 और ये क्या हो जाएगा k कैप, है कि नहीं। तो ये देखो मैंने इसको ओपन कर दिया और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैट्रिक्स इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है कि आपको क्या मिल रहा है, वेक्टर क्वांटिटी ही मिल रही है ना। यहाँ पे भी देखो आपको आई जे के का कंपोनेंट दिख रहा है ना। तो देखो इस तरीके से याद रखना थोड़ा सा क्या है, इजी है ना। बस आपको सिंपली ब्रैकेट डिटर्मिनेंट को ओपन करके आई जे के कंपोनेंट के टर्म्स में लिख देना है। और हमें पता है कि ए क्रॉस बी क्या देगा, एक वेक्टर देगा। तो यहाँ पे देखो मुझे वेक्टर दिखाई भी दे रहा है कि नहीं। तो ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि अगर दो वेक्टर हमें दिए हुए हों तो हम उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो वेक्टर को आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज कि अगर कोई हमें ये बोलता है, कि देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है। तो देखो a डॉट बी हमने कैसे डिफाइन किया था, a क्रॉस बी हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि हम क्रॉस वाला पार्ट कर रहे हैं। तो क्रॉस में देखो क्या है, मॉड a मॉड b साइन थीटा इंटू एन कैप था, है ना। तो यहां से आप डायरेक्टली देखो साइन थीटा कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन कैप भी है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा एक्चुअली में,
मॉड लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो a क्रॉस b का मॉड क्या होगा, मॉड a मॉड b साइन थीटा, ठीक है। और अब देखो यहां से आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, थीटा कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, ठीक है। और यहां से हम थीटा कितना लिखेंगे, थीटा लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड a मॉड b, ठीक है। तो ये मेरा थीटा हो गया। लेकिन आपको ये चीज समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पे देखो अभी जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट को जैसे कैलकुलेट किया, क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप में कैलकुलेट करने में क्या है, काफी टफ है कि नहीं। यहाँ पे देखो मुझे ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके ये निकालना पड़ेगा, फिर मुझे इसका मॉड लेना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो a क्रॉस b का मॉड है। तो ये अपने आप में क्या है, टफ प्रोसेस है, लेकिन ये गलत प्रोसेस भी नहीं है, ये भी सही है ना। थीटा आप यहां से भी निकाल सकते हो, आपका आंसर मैच करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला पार्ट काफी कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, यूज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट से आपका कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा, है ना। तो हम डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम टाइम पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट बहुत कम ही यूज करना है ना। क्रॉस प्रोडक्ट क्या करना है, हमें बहुत कम यूज करना है, उसको हम लेस रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े। आपको क्रॉस प्रोडक्ट में कैलकुलेशन ज्यादा दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलरली डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है और फिर उस डिटर्मिनेंट के बेसिस पे हम बाकी का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि उतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। अगर कोई और ऑप्शन नहीं होगा, है ना, क्रॉस कैलकुलेट करना है, तो वही एक मेथड है डिटरमिनेंट वाला, ठीक है, उसको आप ओपन करके आंसर लिख दो। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि अगर हमारा काम डॉट से चल रहा हो तो हम डॉट से काम चला लेंगे, है कि नहीं। तो अगर आपको इस तरीके से एंगल भी निकालना हो तो एंगल भी आप डॉट से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो वहां से हम जब कर ही सकते हैं तो यहां पे हम क्यों कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली जो क्रॉस का यूज होता है मैक्सिमम, वो कहां पे होता है, एरिया के लिए, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, देखो मान लो मेरे पास ये एक फिगर है, ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और इस ट्रायंगल का मान लो ये लेंथ मेरे पास ए वेक्टर है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, मॉड ए, है ना। यहां पे मेरे पास एक वेक्टर है बी, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, मॉड बी, ठीक है। तो मैं यहां पे दो साइड के अलोंग दो वेक्टर ले रहा हूं, ठीक है। हमें दो साइड के अलोंग वेक्टर पता है, इसका मतलब क्या पता है, दोनों के अलोंग हमें दोनों का साइड लेंथ भी पता है, ठीक है। और ये एंगल बीच का क्या है, थीटा है ना। तो ये साइड लेंथ एक्चुअली में कितना होगा, अगर ये साइड लेंथ की बात करोगे आप, तो ये साइड लेंथ हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर, है कि नहीं। वैसे ही अगर इस साइड लेंथ की बात करोगे तो ये कितना होगा, मॉड बी, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, मॉड बी। अब देखो कि अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो ट्रायंगल का एरिया एक्चुअली में होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, याद होगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो आपने 10th में पढ़ा होगा, है ना, बेसिक सा फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो अगर मैं इसका बेस ये ले लेता हूं, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस तो हमें पता चल गया क्या होगा, मॉड ए, ठीक है। और हाइट क्या होगा, एक्चुअली में हाइट क्या होता है, वर्टेक्स से बेस पे जो परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये मेरा क्या है, हाइट h है, ये मेरा क्या है, हाइट h है। तो यहां पे मैंने h लिख दिया, क्लियर है। तो यहां पे मैंने h लिख दिया। अब देखो अब ये h आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको h के लिए याद होगा कि ये इस वेक्टर b का कौन सा कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट है, याद होगा। तो अगर मैं b को मॉड b का साइन थीटा कंपोनेंट ले लेता हूं तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगी, है ना। तो h के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, हाइट लिख सकता हूं। तो ये मॉड a इंटू मॉड b साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, मॉड b साइन थीटा, ठीक है। और देखो जस्ट अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट में ये पढ़ा है
कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, है ना। तो ये पूरा टर्म एक्चुअली में क्या बन जाएगा आपका, ए क्रॉस बी, है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए क्रॉस बी का, देखो इसमें कोई कैप नहीं लगा हुआ है तो हम इसमें पहले से क्या लगा के रखेंगे, मॉड लगा के रखेंगे, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, हाफ इंटू ए क्रॉस बी। ए और बी क्या है, ए और बी हमारे पास वेक्टर है जो दो साइड का वेक्टर है, दो साइड के अलोंग हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। वैसे ही अगर आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना होगा तो वो भी हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, देखो यहाँ पे आपको याद है कि पैरेललोग्राम में क्या होगा एक्चुअली में, अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो एक्चुअली में कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे आपके पास, दो ट्रायंगल फॉर्म होगा, है ना। तो इसका अगर साइड लेंथ ए बी है तो ये भी कितना हो जाएगा बी, ये अगर ए है तो ये भी कितना हो जाएगा ए। तो इसका अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो ये एरिया कितना दे देगा मुझे, ए क्रॉस बी, हाफ इंटू ए क्रॉस बी, और ये भी कितना होगा, हाफ इंटू ए क्रॉस बी। तो डायरेक्टली हम पैरेललोग्राम का एरिया क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक है। तो बेसिकली जब आपको एरिया कैलकुलेट करना हो तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही कैलकुलेट करना होगा और कोई ऑप्शन वहां पे नहीं है, ठीक है। तो बाकी सारा पार्ट आपको कैलकुलेट करना आ चुका है। वैसे ही अगर एक दो प्रॉपर्टी और है ना, देख लो, बस सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर सी है, अगर बी और सी आपस में ऐड हो रहा है और इसके साथ ए का क्रॉस हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, है ना। ए पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए को पहले ही लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर आपके साथ कोई एक लैम्डा कंपोनेंट है ना, जो कि ए क्रॉस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, लैम्डा को आप ए के साथ भी लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर आपको लगे कि मुझे बी के साथ लेके जाना है तो हम बी के साथ भी लिख सकते हैं, है ना, एक ही बात है। या अगर आपको कॉमन निकालना है तो आप कॉमन भी निकाल पाओगे, है ना। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका कि कैसे वेक्टर का क्रॉस करना होता है और क्या करना होता है, ठीक है। आपको एग्जांपल में बहुत सारे क्वेश्चंस का क्रॉस वगैरह निकाल के सब कुछ दिखाया गया है ना, डिफरेंट सिचुएशन में आपको निकाल के सब कुछ किया हुआ। बस हमें इसको यूज करके एक्सरसाइज 10.4 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.4 आपको कैलकुलेट करना है, एक्सरसाइज 10.4, ठीक है। इससे पहले वो 10.4 कर लेना आप लोग। जैसे हमें ये पता है, एक दो पॉइंट और है, इस पॉइंट को देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेरे पास वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट मेरा किस तरीके से डिफाइन हुआ, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। और ए क्रॉस बी के डायरेक्शन के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किस तरफ होता है, ए क्रॉस बी इज, है ना। ए क्रॉस बी के बारे में क्या बताया था मैंने, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, है कि नहीं, और ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर भी होगा, है ना। तो ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर है। आपको याद होगा कि हमें अगर मैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर होता तो उसका डॉट कितना होगा, तो ए क्रॉस बी का डॉट कितना लिखोगे आप, 0 आएगा क्या, है ना। ए क्रॉस बी का डॉट कितना होगा, 0 होगा। ये क्लियर हो रहा है कैसे 0 हो गया, क्योंकि ये वेक्टर जो है ये इसके परपेंडिकुलर है ना। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे डायरेक्टली होल्ड करेगा। वैसे ही ए क्रॉस बी को आप बी के साथ भी डॉट करोगे तो भी क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बस डॉट वाला जो पार्ट किया है उसी का बस हमें यहाँ पे यूज करना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको अब यहाँ तक ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे हम वेक्टर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है।
तो एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो दोनों वेक्टर को मैं एक साथ करके आपको बता देता हूं कि कहां कहां पे मुझे कौन कौन सी चीजें यूज करनी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास बेसिकली दो टाइप के प्रोडक्ट हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हैं और डॉट प्रोडक्ट हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है ना, और स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो मान लो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट है और ये मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर मुझे कोई बोलता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है, तो क्या हम यूज करेंगे? एंगल बिटवीन अगर टू वेक्टर निकालना होगा तो हमें क्या यूज करना है? डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब भी आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है, हमें ये निकालना है जब भी हमें कोलीनियर दिया रहे। ठीक है, जब भी हमें कोलीनियर वेक्टर दिया रहे, तो कोलीनियर वेक्टर के लिए हमें क्या यूज करना है? a इक्वल टू बी इक्वल टू लेमडा, है ना। इसमें हम ये भी यूज नहीं करते हैं, एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? b इक्वल टू लेमडा टाइम्स a। याद होगा आपको कि जब भी कोलिनियर दिया रहा है तो इसका मतलब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जब अगर हमें मान लो प्रोजेक्शन निकालना हो, तो प्रोजेक्शन के लिए हमें क्या यूज करना है? प्रोजेक्शन तो हमने सिर्फ कहां पे पढ़ा है? डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है। तो प्रोजेक्शन के लिए आपको डॉट यूज करना है, क्रॉस तो वैसे भी यूज नहीं करना है, उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम डॉट यूज नहीं करेंगे। इस पर्टिकुलर केस में हम क्या यूज करेंगे? क्रॉस यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट हमने कितना मिनिमम यूज किया है ना, जितना कम हो सके हम उतना यूज कर रहे हैं। बाकी आपको अब समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर सब कुछ खत्म हो चुका है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस आपको एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करना है ना। तो आप एक्सरसाइज यहां पे आने के बाद आप एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन है, इजी सारे क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी 10.4 है ना, तो एक्सरसाइज 10.4 आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 10.4 आप कंप्लीट करो और इसके बाद आपको मिसलेनियस वाला पार्ट भी स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो मिसलेनियस चैप्टर 10 का भी आपको इसके बाद जस्ट कंप्लीट कर देना है। ठीक है, 1-2 दिन का टाइम आपको मिल रहा है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग 1-2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, तब तक आप ये सारा पार्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। ठीक है, ताकि फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका सिंपली इसका क्या है? एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपने जितना कुछ पढ़ा है उन सब का एप्लीकेशन हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब तक आप ये सारा पार्ट वगैरह जितना भी क्वेश्चंस वगैरह सब कंप्लीट करो। जो भी इसमें डाउट आता है वो सब डाउट बताना कि ये सब क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग उसको डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।